यस नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी जॉन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं दामोदर परियार आज करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने पिछले बार 15 मार्च तक का करंट अफेयर्स कवर किया था। आज अपन इस करंट अफेयर्स की स्लाइड में 15 मार्च से 31 मार्च तक के जो भी करंट अफेयर्स की मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन से सवाल चर्चा में रही है, कौन सी योजना सबसे ज्यादा चर्चा में रही है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए आज अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर, देखिए पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल ये है कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है। आप सबको पता है कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपोर्ट राजस्थान निर्यात की दृष्टि से बहुत ही अग्रणी राज्य रहा है, जिसमें कपड़ा, चमड़ा, हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं आदि निर्यात की जा रही है। तो ये एक्सपो का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में भी घोषणा की थी और हाल ही में इन्होंने ये उद्घाटन किया था। तो चार ऑप्शन है आपके पास, जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है और बाड़मेर है। आपको सही जवाब देना है दोस्तों। तो चारों में से आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सही आंसर क्या है, जोधपुर इसका क्या है, सही आंसर है। जोधपुर में जगह का नाम है, वहां पर राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया था, उसका नाम बताइए दोस्तों, बोरुंदा। तो बोरुंदा नामक जगह है जोधपुर में, जहां पर राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। बोरुंदा में एक और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ। आप सबको कपूर चंद, आप सबको पता हो तो बता सकते हो बोरुंदा में और क्या हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। बताइए जगदीश जी, बोरुंदा में क्या हुआ था? रूपायन संस्थान स्थित है विजयदान देथा की बोरुंदा में है। 1960 में शायद ये बनी थी, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रूपायन संस्थान कहाँ है? बोरुंदा में। तो बोरुंदा से आपको याद रह जाएगा, जहां रूपायन संस्थान है वहीं पे राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से कौन सा प्रोडक्ट है? हैंडीक्राफ्ट। तो दोस्तों हैंडीक्राफ्ट एक ऐसा उत्पाद है जिसकी कभी भी गिरावट नहीं देखी गई राजस्थान में। आप कोविड महामारी की बात कर लें या उसके बाद की बात कर लें, तो हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में राजस्थान में गिरावट नहीं देखी गई है। तो हैंडीक्राफ्ट का बहुत ही सुनहरा भविष्य है। तो इसी भविष्य को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो यानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट सवाल ये है दोस्तों, राजस्थान देश के कुल दुग्ध उत्पादन का कितना प्रतिशत दूध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है? तो आपको पता ही है, राजस्थान में भी दुग्ध और पशुपालकों के लिए कामधेनु योजना चल रही है, गौपालकों के लिए भी योजना चल रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान देश में कितने प्रतिशत दुग्ध उत्पादन करता है। तो दूध के मामले अपन यूपी, बिहार, एमपी सबको पीछे छोड़ गए और राजस्थान अग्रणी हो गया। तो इसका देखो ऑप्शन है, एक 20% है, ऑप्शन बी है 16.5, ऑप्शन सी है 15.05 और ऑप्शन डी है 12%। तो इसका सही आंसर आप बता दीजिए। राजस्थान दुग्ध उत्पादन अग्रणी राज्य हो गया। यहाँ पर ऊंट का भी दूध बेचा जाता है, गाय का भी बेचा जाता है, भैंस का भी बेचा जाता है, सबका ऊंट बेचा जाता है और जो सबका मिक्स दूध बेचा जाता है जोधपुर में, वो भी बेचा जा रहा है आजकल। आपको पता होना चाहिए उसको कौन सा दूध कहते हैं, मेरे को भी याद नहीं है कौन सा दूध कहता है जगदीश जी। इसका सही आंसर सी है 15.05%। कि देश दुग्ध उत्पादन में 15.05% दूध का उत्पादन कर राजस्थान देश में अग्रणी स्थान पर है। यूपी, बिहार सबको पीछे छोड़ दिया। तो ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पीछे राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं काम कर रही है, इनके बारे में भी आपको विस्तार से पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं करती है। देखो, पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान भी राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये कौन सी योजना के तहत दिया जा रहा है? संबल योजना के तहत दिया जा रहा है, 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। तो ये कौन सी योजना है, 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? ये है आपकी संबल योजना, इसको भी ध्यान में रखना। सेकंड है कि पशुपाल बजट वर्ष में लंपी रोग से अगर दुधारू गाय की मृत्यु हुई है, उसके लिए भी राज्य सरकार कह रही है हम असामयिक मृत्यु होने पर क्या देंगे, 40,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए देखो, ये योजना सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी धरातल पे करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस समय लंपी रोग हुआ था उस समय डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, उसके बाद कितने टाइम बाद गाय मरी है, उसका टैग दिया गया कि नहीं दिया गया, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर करो, मतलब थोड़ा चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन ये योजना राज्य सरकार द्वारा है, लेकिन अब अपने जनता जागरूक नहीं है। लंपी रोग से गाय ग्रसित होती है तो कोई भी वेरीफाइड डॉक्टर से पर्ची कटवाता है, देसी नुस्खे करते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। तो घरेलू नुस्खे अपनाने से अपने को नुकसान क्या है, क्योंकि अपन डॉक्टर की सहायता नहीं लेता है। अगर वेरीफाइड डॉक्टर से अपन पर्ची कटवाते हैं, उसकी नियमित दवाएं लेते हैं, तो लंपी रोग से अगर किसी गाय की मृत्यु होती है
उसके तहत भी राज्य सरकार अपने को 40,000 रुपए सहायता देती है। सेकंड बात है, अभी राज्य सरकार ने पशुपालक परिवारों को 2 दुधारू गाय, जो गाय दूध देती है, तो 2 दुधारू गाय है, उनके लिए कितने रुपए का प्रावधान कर रही है? 40,000 रुपए का राज्य सरकार क्या कर रही है? दुधारू गाय के लिए प्रावधान करती है। तो 40 सरकार असामयिक मृत्यु होने पर 40,000 का बीमा दिया जाता है। कौन सी योजना के तहत दिया जा रहा है बताओ? गोपाल कृष्ण योजना नहीं है। ये 40,000 का जो सहायता दी जा रही है वो कौन सी योजना है? कामधेनु योजना। ये आपको ध्यान रखना, कौन सी योजना के तहत दी जा रही है? कामधेनु योजना के तहत 40,000 रुपए का बीमा किया जा रहा है 2 दुधारू गाय के लिए। अब देखो, ऊंट संरक्षण के लिए ऊंट पालकों को भी 5,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। नए तोड़िए के जन्म पर, जैसे घर में नया बच्चा होता है वैसे नया तोड़िए अगर जन्म देगी तो राज्य सरकार 5,000 रुपए देगा। और ऊंट के दूध को क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत, म्याऊट नहीं कहते हैं। जो सब मिक्स दूध होता है चौटे पे मिलता है उसको क्या कहते हैं? नहीं, चौटे का दूध भी नहीं कहते हैं उसको। ठीक है, तो ऊंट के दूध को क्या कहते हैं बताइए गीता जयपाल? एक सेकंड, थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ गई, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलो, अब नंदीशाला और अपाहिज गोवंश के लिए भी राज्य सरकार 12 महीने का क्या कर रही है? अनुदान दिया जा रहा है। तो ये राज्य सरकार द्वारा गायों के लिए प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पशुपालन में राज्य सरकार पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। तो राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना अपनाई जा रही है उन सब के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। जो भी हमारे बेरोजगार भाई साहब तैयारी कर रहे हैं उनको इसके बारे में विस्तार से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये योजनाएं पता नहीं है तो आपकी दिक्कत हो जाएगी मेंस एग्जाम या प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि। राज्य सरकार क्या कर रही है? अंतरजातीय इंटरकास्ट विवाह को प्रोत्साहन करती है। इंटरकास्ट विवाह को प्रोत्साहन करने से क्या होगा? लैंगिक भेदभाव मिटेगा। लैंगिक भेदभाव कैसे मिटेगा? ये तो जातिवाद खत्म कर रहे हैं। सामाजिक असमानता मिट जाएगी। सबसे पहले क्या होगा? सामाजिक असमानता मिट जाएगी। जो भी भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं, राज्य सरकार चाहती है कि जातिवाद और भेदभाव को पूर्णतः नष्ट कर दिया जाए। तो सामाजिक असमानता मिटाने के लिए बीमा राशि थी जो राज्य सरकार की 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो जो भी हमारे बेरोजगार भाई इंटरकास्ट शादी करेंगे उनको अब राज्य सरकार 5 लाख की बजाय 10 लाख इसको सहायता देगी। अपने समाज में करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा खर्चा करना पड़ेगा, जबकि दूसरी समाज में अगर शादी करोगे आपको तो 10 लाख रुपए सहायता मिलेगा। तो सोच लो, चॉइस आपकी है। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना के तहत ये दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए हाथों हाथ वधु के ज्वाइंट अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, लेकिन जो 5 लाख बचे हुए वो हाथों हाथ नहीं दिए जाएंगे, वो एफडी में डाल दिए जाएंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट में। 8 साल बाद वो पैसे दिए जाएंगे। तो जो भी 8 साल के इतना समय क्यों लिया भाई, ये तो राज्य सरकार ही जाने। पर मेरे हिसाब से सरकार सोच रही है कि भाई अब शादी करते तलाक हो गया फिर वो 5 लाख सरकार के वेस्ट जा रहे हैं। 8 साल के बाद सरकार भी जानती है कि अब तो बूढ़े हो गए, अब कहाँ जाएंगे, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर कहाँ जाएगी छोड़ के। उसके बाद उसके एफडी वाले पैसे आ जाएंगे। जब नया नया क्रेज होता है शादी के बाद तो क्या है कि तलाक भी हो जाता है 1-2 साल में, बच्चे नहीं होते तब तक। लेकिन 8 साल के बाद तो तलाक होना ही नहीं है। तो राज्य सरकार ने सोच समझ के फैसला दिया कि 5 लाख रुपए 8 साल बाद में दिए जाएंगे। ये योजना क्लियर है। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई। अगला देखिए, अगला सवाल ये है, गणगौर से संबंधित अभी गणगौर का मेला लगा हुआ था, आपको पता ही है। तो आपको ऑप्शन है, आपके ये राज्य की प्रसिद्ध गणगौर है वो जयपुर में है। ऑप्शन बी है गुलाबी गणगौर है वो नाथद्वारा में है। ऑप्शन सी है बिना ईसर की गणगौर, वो कहाँ है? जैसलमेर में लिखा हुआ। हरियाली गणगौर है वो कहाँ लिखा हुआ? चित्तौड़गढ़ में। तो सही जवाब कौन सा है दोस्तों? प्रसिद्ध गणगौर तो जयपुर में है, आपको पता है। सांगानेर में प्रसिद्ध गणगौर निकाली जाती है, उस दिन छुट्टी भी रहती है। गुलाबी गणगौर भी, ये भी आप सबको पता है, जो भाई लोग तैयारी करें उन सबको पता है कि गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? नाथद्वारा में। ये सवाल पहले भी आज होगा, RSP 2016 में भी ये सवाल आया था। बिना ईसर की गणगौर, ये भी सवाल कई बार आ चुका है कि जैसलमेर में है। लेकिन दोस्तों हरियाली गणगौर बस चित्तौड़गढ़ में ना होकर कहां पर है? बताइए दोस्तों, बताइए कहां पर है? बस चित्तौड़गढ़ में नहीं है हरियाली गणगौर। ये है इसका
सही जवाब, मतलब ये गलत युग में। तो हरियाली गणगौर कहां पर मनाई जाती है? कांकरोली में। अब ये बताना आपको कांकरोली कौन से जिले में है? कांकरोली, बिल्कुल सही जवाब, ये राजसमंद जिले में है। यहाँ पर हरियाली गणगौर मनाई जाती है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान में गणगौर का बहुत ही प्रसिद्ध मेला भी लगता है जयपुर में। एक कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज के साथ त्योहारा का आगमन होता है और गणगौर के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो गणगौर के बारे में आजकल सवाल आ रहे हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा भी गणगौर मनाई जाती है एक दो तरह की, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कौन सी गणगौर मनाई जाती है। किसी को याद है इसके अलावा भी कोई गणगौर मनाई जाती है? किसी को नहीं पता? बिनाईसर की गणगौर आ गया, जैसलमेर है। हरियाली गणगौर आ गया। तो जो भी विद्यार्थी भाई लोग देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि इसके अलावा और कौन कौन सी गणगौर राज्य सरकार के राज्य में मनाई जाती है। ठीक है, तो बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है गणगौर का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। ये देखो, जयपुर में गणगौर की शाही सवारी निकलती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही ठाट पाट के साथ विदेशी पर्यटक भी देखने आते हैं। तो ये राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध गणगौर है, जयपुर की शाही गणगौर। इस दिन राज्य सरकार द्वारा जयपुर छुट्टी भी रहती है जयपुर जिले में। अब देखिए, राजस्थान साहित्य उत्सव यानी राजस्थान साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान संगीत अकादमी करती है, कौन करती है ये भी आपको लिख के बताना है। साहित्य उत्सव पूरे राजस्थान स्तर का किया जा रहा है। आप सबको पता है कि हाल ही के दिन में कुछ ही दिन पहले, मतलब एक सप्ताह पहले साहित्य कुंभ का आयोजन हुआ था। और वो आयोजन कहां पर है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या भरतपुर? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जोधपुर। जोधपुर में अभी साहित्य कुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आए थे, जिसमें राजस्थानी में कोई कविता रचने वाले भी आए थे। मतलब बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, साहित्य कुंभ का आयोजन किया जा रहा था एक तरह से। तो वो आयोजन कहां पर किया जा रहा है सरकार द्वारा? जोधपुर में किया जा रहा है। तो जोधपुर में राजस्थान साहित्य कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। राजस्थान साहित्य कुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये देखो, आपको स्क्रीन पे देखो, राजस्थान साहित्य उत्सव का भविष्य उम्मेद उद्यान जोधपुर में किया जा रहा है। ये देखो, जनन बाग भी कह सकते हैं अपन। राजस्थान संस्कृत अकादमी देखो ये आए हैं, राजस्थान उर्दू अकादमी के आए हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी के भी आए। इन सब के आ रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि साहित्यकारों के सम्मान के लिए राजस्थान साहित्य उत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? जोधपुर किया जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक केंद्र जोधपुर में स्थित नहीं है? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। सांस्कृतिक केंद्र जोधपुर में नहीं है। देखो, ऑप्शन ए है रूपायन संस्थान बोरुंदा, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, ये तो जोधपुर में है, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो वाला। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, बिल्कुल। इनकी स्थापना कब हुई थी? ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान, ये भी जोधपुर में है दोस्तों। राजस्थान साहित्य अकादमी, ये कहाँ है? ये जोधपुर में नहीं होकर ये पर कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर में और कौन कौन सी अकादमी है बताइए? राजस्थान साहित्य अकादमी जोधपुर में ना होकर उदयपुर में है। ये कहाँ है? ये है उदयपुर में। ठीक है, इसके अलावा एक दो अकादमी और है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, एक दो अकादमी और है, अपने को ध्यान रखना है। और एक आध और है। बीकानेर में कौन सी अकादमी है ये भी आप बताओ, ये भी आपको लिखना है। बीकानेर में कौन कौन सी अकादमी है? चलिए, जो बाकी जो अकादमी बच गई वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है कि कौन सी अकादमी राजस्थान में बच गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य में अंतरजातीय विवाह की राशि आपको पता ही है 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई है दोस्तों अंतरजातीय विवाह की राशि। ये तो सबको पता है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर न्यूनतम कितनी कर दी गई? ये सब तो आप सबको पता है। पहले 550, 500 दी जा रही है। विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा झंझट यही रहता है, याद कैसे करें। कोई 50 प्लस होता है, 500 दी जा रही है, कहीं 550 दी जा रही है, पालनहार को अलग दी जा रही है। तो राज्य सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि अब राज्य में जो भी सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जाएगी वो न्यूनतम से न्यूनतम कितने रुपए दी जाएगी? ऑप्शन ए है आपका 1000 रुपए, ऑप्शन बी है 1500 रुपए,
ऑप्शन सी है 1200 रुपए और ऑप्शन डी है 750 रुपए। तो दोस्तों आपको पता है सबसे न्यूनतम कितनी कर दी गई है, आप सबको पता है 1000 रुपए न्यूनतम से न्यूनतम कर दी गई है। बहुत ही जल्दी राज्य सरकार ने पेंशन की दिशा में बहुत ही अच्छा कदम बढ़ाया, जिसमें न्यूनतम से न्यूनतम पेंशन बढ़ा दी गई है। ये देखिए राज्य में न्यूनतम पेंशन बीमा योजना की जा रही है। 6 लाख से अधिक लोगों को बड़ी पेंशन मिलेगी। 6.87 लाख राज्य सरकार पर 2222 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज भी आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ा दी गई है। अब देखो, अब दूध के बाद ऊन भी आ गया। देखो ये भी प्रथम स्थान पर, दोनों चीजें प्रथम स्थान पर राजस्थान में ऊन उत्पादन हो रहा है। तो बताइए सबसे पहले ऊन उत्पादन राज्य में कहां पर किया जा रहा है? ऊन उत्पादन केंद्र कहां है राज्य में? जोड़बीड़। आप बताइए जगदीश जी, बताइए। उष्ट अनुसंधान केंद्र है जोड़बीड़। ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर है कि नहीं? तो भेड़ से ही ऊन मिलती है। बिल्कुल आप भेड़ अनुसंधान केंद्र कह रहे हो, अविका नगर, तो वो है अविका नगर, इसका सही आंसर है। तो राजस्थान देश का कुल कितने प्रतिशत ऊन उत्पादन कर प्रथम स्थान पर है? बताइए आप दोस्तों। ऊन के मामले में बहुत फेमस है। अपन देखो बकरियां भी रखते हैं, गायें भी रखते हैं और ऊन बहुत मतलब भेड़ भी रखते हैं। तो ऊन उत्पादन के मामले में अपन प्रथम स्थान पर आ गया है। जिसमें अपन क्या क्या बनाते हैं, ऊन से क्या क्या वस्तुएं बनती है ये भी आपको पता होना चाहिए। खेसले बनते हैं, खेसले, जिसको मारवाड़ी में खेला कहते हैं। हाँ, कहाँ के फेमस है खेसले? ऊन से क्या क्या चीजें बनती है? खेसले बनती है। खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ में एक जगह है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। बस ही नहीं है, गलत आंसर है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है 40.42%, ऑप्शन बी है 45.91%, ऑप्शन सी है 44.45%, ऑप्शन डी है 42.50%। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी पे राइट क्लिक कीजिए। 45.91। आ नहीं रहा, 1 मिनट, पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये दुग्ध उत्पन्न राजस्थान ने इतिहास रच लिया है। राजस्थान प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है 14, और ऊन उत्पादन में राजस्थान क्या है? प्रथम स्थान 45.91% है। ये डाटा दे रखा है देखो गवर्नमेंट की साइट पे। और जम्मू कश्मीर में कितना है? 23%। देखो राजस्थान में ऊन उत्पादन कितना हो रहा है, देखो ऊन उत्पन्न हो रहा है 45.91%, ये आपको याद रखना है। और दुग्ध उत्पादन कितना हो रहा है? 15.05 है। इसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है ऊन उत्पादन में, और राजस्थान पर सेकंड स्थान पर J&K है, जम्मू एंड कश्मीर में। दुग्ध उत्पादन में सेकंड स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो थोड़ा बहुत निचले राज्य भी याद होना चाहिए। कभी कभी प्रथम की बजाय दूसरा या तीसरा भी पूछ लेता है, ऐसे वाहियात किस्म के सवाल आरपीएससी कभी कभी पूछती है। प्रथम स्थान सबको पता होता है, द्वितीय स्थान पूछ लेती है। या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कोई वैकेंसी आएगी, उसमें प्रथम स्थान पूछे या द्वितीय स्थान पूछे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऊन उत्पन्न हो गया। सौर ऊर्जा से चलित देश की पहली सैनिटरी नैपकिन, ये महिलाओं को शक्ति को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन योजना की शुरुआत की जा रही है। शुरुआत की क्या जा रही है, पहले कर चुके हैं। सैनिटरी योजना संबंधित कौन सी योजना है? IM शक्ति उड़ान योजना, जिसके तहत हर महिला को प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे? 12 नैपकिन दिए जाएंगे, जो भी आंगनबाड़ी केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। तो ये महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सैनिटरी नैपकिन की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये कहां पर की जा रही है, देखो बताइए। ऑप्शन ए है बांसवाड़ा बछिया, ऑप्शन बी है डूंगरपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर कोलियारी, ऑप्शन डी है डूंगरपुर बसिया। तो बताइए दोस्तों कहां पर है? बताइए, अभी आपने करंट अफेयर्स की तैयारी की तो ये अभी हाल ही के दिनों में चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? बच्चिया नहीं है, डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा में की गई है। कहां पर की गई है? डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा में। याद हो रही है? हो जाएगा। ये देखो डूंगरपुर में, बिच्छीवाड़ा में। अब देखिए उदयपुर का कोलियारी क्या है ये बताओ, ये भी बहुत फेमस जगह है। कोलियारी में एक महान राजनीतिक प्रजामंडल आंदोलन के एक महान राजनीतिक हुए, तो उसका क्या नाम था? उदयपुर में कोलियारी में जन्म किसका हुआ था भाई लोगों?
मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। कोलियारी हुआ कि नहीं होता, तो ये भी आपको ध्यान रखना। कोलियारी में क्या हुआ था। डूंगरपुर के बसिया में किसका गांव जन्म हुआ था, ये भी कभी कभी आरपीएससी सवाल पूछ लिए, पिछले आरएस में पूछा था। डूंगरपुर के बसिया गांव में कौन से राजनीतिक आंदोलन के प्रणेता का जन्म हुआ था। बसिया गांव में है गोविंद गिरी, जिन्होंने संत सभा की स्थापना की थी 1900, कब की थी, 1913 में की थी कि 12, 1914 में की थी। इसको जलियांवाला बाग से भी विभत्स हत्याकांड कहा था। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, करंट की चीजें हैं। डूंगरपुर के 13 में, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो सौर ऊर्जा की पहली सैनिटरी नैपकिन देखो डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा ब्लॉक में की जा रही है सैनिटरी नैपकिन, और 1 महीने 50-60 पैड बना देती है सैनिटरी नैपकिन, तो राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के दिशा में, ठीक है, याद हो गया। अगला सवाल बढ़ता है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान दिवस अभी 30 मार्च को हाल ही में घोषित किया था। राजस्थान सरकार ने राजस्थान दिवस में कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की थी, बताइए। पहला अग्रणी राजस्थान, दूसरा निराला राजस्थान, ऑप्शन सी है लाभार्थी उत्सव, और ऑप्शन डी है आईटी उत्सव। बताइए। लाभार्थी उत्सव, बिल्कुल। लाभार्थी उत्सव के बारे में क्या बताया जाता है, राज्य सरकार की विभिन्न जो योजनाएं स्वचालित की जा रही है, राज्य दिव्यांग स्कूटी योजना हो गई, पालनहार योजना हो, इन सब के बारे में जागरूक करना। तो राजस्थान सरकार ने 30 मार्च 1949 को जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है, उसको कौन से दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई दोस्तों, लाभार्थी उत्सव। इसको ध्यान रखना, इसके बारे में भी सवाल आ जाता है। आप कभी रोड पे चलते हो, होर्डिंग पे भी ये लाभार्थी उत्सव लिखा हुआ दिखता है। चलिए ये देखो लाभार्थी उत्सव देखो, इसका उद्देश्य क्या है, राज्य सरकार के समस्त नागरिकों को राज्य सरकार की समस्त योजनाओं के बारे में अवगत कराना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण का कौन सा चरण संपन्न हुआ था, जिसको अपन राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, चौथा चरण संपन्न हुआ था। एकीकरण के आप प्रजामंडल आंदोलन में पढ़ते हैं, राजस्थान के एकीकरण के कुल कितने चरण हुए थे, 7 चरण हुए थे। तो राजस्थान के एकीकरण में प्रजामंडल, यह राजस्थान दिवस चौथे चरण किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है संयुक्त राजस्थान, ऑप्शन बी है वृहद राजस्थान, ऑप्शन सी है पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन डी है राजस्थान संघ। तो इसको आपको जानकारी के लिए सही आंसर दे दें, तो कौन सा सही आंसर होगा, वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान के अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। 4 रियासतों को राजस्थान में शामिल किया गया था। सरदार वल्लभ भाई के पटेल के प्रयासों से उस दिन राजस्थान को रियासतों में एकीकरण के कारण उसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो इसके बारे में 4 रियासतों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में। तो इसको वृहद राजस्थान की संज्ञा दी गई, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो चौथा चरण वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को हुआ था। कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। राजधानी जयपुर है, पी सत्यानारायण समिति की राव की समिति पे है। महाराज प्रमुख गोपाल सिंह था, ये आपको पता होना चाहिए जीके के हिसाब से। वैसे अपन राजस्थान के एकीकरण में इसको डिटेल से कवर करेंगे, लेकिन करंट में आया थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। गोपाल सिंह थे। प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। उस समय 5 विभाग भी बनाए गए, ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी ने आज तक ये सवाल कभी नहीं पूछा गया कि वृहद राजस्थान में कौन कौन से 5 विभाग बनाए थे। तो ये सवाल भी कभी बन सकता है, क्योंकि ये तो कई बार पूछ चुकी है कि भाई प्रधानमंत्री कौन था, कौन सी समिति की सिफारिश पे किया गया था, तो पी सत्यानारायण समिति की सिफारिश पर आपको। तो 5 विभाग बनाए थे। शिक्षा विभाग को कहां पर डाला गया था, बीकानेर में। कोटा में कौन सा विभाग डाला था, वन विभाग। जोधपुर में न्याय विभाग के तहत हाईकोर्ट की स्थापना। कृषि विभाग कहां पर डाला गया था, भरतपुर। और खनिज विभाग कहां डाला गया था, उदयपुर। और उद्घाटन करता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये वृहद राजस्थान के आपको पता होना चाहिए। जिस राजस्थान में अपन रह रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। रंगीला राजस्थान। रंगीला राजस्थान के पर्यटन दिवस की क्या थीम है, पधारो हमारा देश। उससे पहले क्या थी, जाने क्या दिख जाए। हम पढ़ते थे तब लिखा हुआ था जाने क्या दिख जाए, अब था पधारो हमारा देश, ठीक है। देश विदेश से पर्यटकों को लुभाने के लिए किया जा रहा है। राजस्थान दिवस को एक पर्यटन दिवस के रूप में विकसित करने के लिए जगह जगह पर होर्डिंग भी लगाए गए थे, ठीक है। तो जो भी भाई लोग घूमने जा रहे हैं, पर्यटन का मजा ले रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जगह जगह पर सरकार डेकोरेशन कर रही है, जगह जगह पर, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान दिवस, उसके पीछे का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि वृहद राजस्थान था।
4 रियासतें शामिल की गई थी। उससे पहले वो सब था, ABCD सारे शामिल थे, उसको अपन एकीकरण में और डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट सवाल, राजस्थान सूचना आयोग की नवीनतम बैच हाल ही 2 दिन पहले आयोजित की गई थी, वो कहां पर स्थापित की गई थी? राजस्थान सूचना आयोग की नवीनतम बैच जोधपुर में स्थापित की गई थी, इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी, तो जोधपुर में। तो राजस्थान सूचना आयोग की नवीनतम बैच पूछी गई है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब और कैसे हुई। बताइए कब हुई थी? 2006 में। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। किसके तहत हुई थी बताओ? कंपनी अधिनियम 1900, RT एक्ट 2005 के तहत। तो इन सब के बारे में डिटेल, कितने अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और कितने होते हैं उपाध्यक्ष? वैसे 1+10 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको सूचना आयोग के बारे में सवाल पूछा गया था। प्रथम अध्यक्ष कौन था सूचना आयोग का? हीरालाल शास्त्री। कैसे हो सकता है? चलो पर पानी लेके आओ। सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे पता होना चाहिए आपको। राजस्थान की तैयारी कर रहे हो अभी, वर्तमान में DB गुप्ता नहीं है? DB गुप्ता सूचना आयोग के अध्यक्ष है, 1+4 मेंबर है। ठीक है, इस सूचना आयोग के बारे में सवाल आया, इसके बारे में पूछा। RT अधिनियम, RT एक्ट की कौन सी धारा के तहत सूचना आयोग की स्थापना की गई थी? 16 थी या 18? इसके बारे में भी आपको पता करके रखना है। जो भी सवाल आता है करंट से रिलेटेड, आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, तब आपकी तैयारी सबसे अच्छी होगी। खाली करंट न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर सूचना आयोग के बारे में पूछा है तो आपको पीछे बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से अधिनियम में हुई थी, वर्तमान में कितने सदस्य है, प्रथम कौन था, अंतिम कौन सा था। इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आपका निश्चित रूप से RS प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले टाइम में हम और नए नए वीडियो लेके आएंगे। तो विद्यार्थी जॉन क्लासेज और लाइब्रेरी से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।